Hello everyone, welcome back to Charu Coaching Classes. In the last video, I discussed about the Thorndike theory. In that video, I discussed only about the experiment of the Thorndike and the factor included in that experiment. And now in this video, I am going to discuss the second part of that Thorndike theory. So if you haven't watched that video, then I have mentioned the link in the description box. You can watch my video from there. So now I am going to explain you about the laws of the theory. लॉज ऑफ थ्योरी जो उनसे हमारी थ्रोनडाइक की थ्योरी थी, इन्होंने दो लॉज बताए थे, एक प्राइमरी लॉ और एक सेकेंडरी लॉ बताए थे। तो यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के लॉ थे। कौन कौन से थे? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी लॉ है, प्राइमरी के अंदर ही आगे थ्री लॉज आते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीनिंग, वर्ड से ही हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है कि हम किसी काम को करने के लिए कितने ज्यादा रेडी हो रहे हैं। तो इस लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर हम क्या बताएंगे? तो ये लॉ हमें क्या बताता है कि जो भी पर्सन है, अगर वो रेडी हो रहा है ना किसी काम को, अगर वो रेडी है किसी चीज को सीखने के लिए, तभी वो लर्निंग कर सकता है, अदरवाइज वो लर्निंग नहीं कर सकता। तो फिर हमें किसी चीज को सीखने के लिए खुद भी रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लूं, अगर किसी पर्सन को इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, अगर उसका अंदर से वो मोटिवेटेड है कि हाँ उसको सीखना है वो वर्क, तभी वो 1% वो इंग्लिश सीख सकता है, अदरवाइज वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ना, इसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तो ये वाला लॉ हमें क्या बताता है? इस लॉ के अंदर ये बताता है कि हमें क्या करना होता है, जब भी कुछ सीखना है तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस या जितनी बार एक्सरसाइजेस करते हैं, हम उतना ही ज्यादा उस चीज को सीख सकते हैं। तो उसने भी क्या किया था, अगर हमारा थ्रोनडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो कैट का एक्सपेरिमेंट था, तो कैट ने बार बार क्या की? प्रैक्टिस की। उसने क्या किया? जंप्स की, बाइटिंग की, जिससे कि वो क्या हुआ? वो सीख गई एंड में जाके। तो हमें कुछ भी सीखना है तो हम क्या करेंगे? हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं क्या करूंगी? बार बार ग्रामर के रूल्स की प्रैक्टिस करूंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी उतनी ज्यादा मैं अच्छे से उस चीज को सीख सकती हूँ। तो हमें बहुत अच्छे से किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मैं प्राइमरी लॉज बता रही हूँ। तो प्राइमरी लॉज हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं, जहां मैंने आपको टू लॉज एक्सप्लेन करती हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। नाउ थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। जब भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कि हमने क्या किया, जब मैंने इंग्लिश सीखी तो मेरे बिहेवियर में वैसे चेंजेस आने लग गए, मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई सीखते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसने भी अगर हम यहाँ पर कैट का भी एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पर लेंगे, तो उसने भी क्या किया, उसने वो चीज सीख ली, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा? वो अगली बार उसी स्ट्रिंग के ऊपर पैर रखती थी और वो बाहर निकल जाती थी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि थ्री लॉज हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थ्री थे हमारे प्राइमरी लॉज। ठीक है, अब सेकेंडरी में आ जाओ। लॉ ऑफ एनालॉजी। जो लॉ ऑफ एनालॉजी है ना, ये क्या बताता है कि हम अगर कई बार ना हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि ना लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ था, अगर मैं उस चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो शायद मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं। तो हम लॉ ऑफ एनालॉजी में भी यही चीज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी पिछली सिचुएशन के अकॉर्डिंग करंट सिचुएशन में वही चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, मैंने पिछली बार इसी प्रॉब्लम को इस हिसाब से सॉल्व किया था, क्या पता मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं और ये मेरी सिचुएशन से मैं बाहर निकल जाऊं। तो उसने, अगर मैं यहाँ कैट का एक्सपेरिमेंट लूंगी, तो उस कैट ने भी क्या किया था, वो समझ गई थी ना कि मुझे स्ट्रिंग के ऊपर पैर रखना है। उसको लास्ट में प्रॉब्लम आई थी कि वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो अगली बार वो प्रॉब्लम में ना आती, क्योंकि लास्ट में उसने सीख लिया था उस चीज को।
तो हम अगर प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम पिछली वाली प्रॉब्लम से हम जैसे बाहर निकले होते हैं हम उसका यूज करके कर सकते हैं। तो हम लॉ ऑफ एनालॉजी में यही बताते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ना, इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि हमें क्या करना होता है इसके अंदर, कि हमने ना जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो पास्ट की नॉलेज ली है ना, हम वो फ्यूचर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बीएड स्टडी कर रहे हो, हम बीएड में क्या देख रहे हैं, हम बच्चों को हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमें बच्चों को कैसे टीच करना है, हमें अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनाना है, कि हम बच्चे हमारे इंटरेस्ट लें, कि हाँ जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको इंटरेस्टिंग वे में हमें सीखना है, कि कैसे हमें इंटरेस्ट बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर करना है। तो हम लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग में भी क्या करते हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमने पास्ट में सीखा है ना उसको हम फ्यूचर में जाके अप्लाई करेंगे। जो हम बीएड में सीख रहे हैं ना, जो हम एक्चुअल जब स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पर टीच करेंगे, तो उस चीज को हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में हमने क्या किया, जो पास्ट की नॉलेज है उसको फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आते हैं हम उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। तो उसने कैट ने भी क्या किया था, बहुत बार रिस्पॉन्सेज किए, उसने इधर उधर जंप करी, घूमी। तो हम भी अपनी सिचुएशन से, कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको सबको यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से हमारे करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। तो कैट ने भी क्या किया था, कैट वाले एक्सपेरिमेंट, उसने भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करके देखे कि हाँ कौन सा बेस्ट रहेगा मुझे इस डोर से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या बताता है, हमने जब भी कुछ भी लर्न करना है ना तो हम क्या देखते हैं, हम अपना हम ना जो भी हमने कुछ भी लर्न करना है तो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हमारा एटीट्यूड कैसा है उस चीज को लर्न करने के लिए। ठीक है, कि हम सीखना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा जो भी है नॉलेज लेवल, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जब भी हमने कुछ भी चीज लर्न करनी, कि हमारा है क्या एक्चुअल में, हम उस चीज को सीखने के लिए, उस चीज के टुवर्ड्स हमारा क्या एटीट्यूड है, कि हाँ हम विलिंग हैं भी उस चीज को सीखने के लिए कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 5, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आता है ना, इसके अंदर वो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमने करेक्ट रिस्पॉन्सेज और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज किए, तो हम फ्यूचर में जाके सिर्फ वो जो उनसे इनकरेक्ट वाले होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं और करेक्ट वाले रिस्पॉन्सेज को ही आगे हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। मतलब हमें सिर्फ लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में हमें वही एक्टिविटीज करनी है जो करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर कैट का मैं एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, तो उसने कैट ने भी क्या किया था, उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज किए थे, तो फ्यूचर में जाके वो सीख गई कि मुझे उस स्ट्रिंग पे ही पैर रखना है, तो उसने सारे के सारे इनकरेक्ट जो रिस्पॉन्सेज थे उनको एलिमिनेट कर दिया, उसने सिर्फ करेक्ट वाले रिस्पॉन्सेज वहां पर रखे कि मेरे को इसी स्ट्रिंग पे पैर रखना है अगर मुझे इस डोर से बाहर निकलना है। तो ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लॉ थे हमारे इस थ्योरी के वो दो लेवल्स में डिवाइडेड थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास 3 तरह के लॉज थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन जो सेकेंडरी वाला है उसके अंदर 5 लेवल्स हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ एटीट्यूड और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, तो फिर ये हमारे सारे लॉज थे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमने जब भी कोई भी थ्योरी लिखनी है ना एग्जाम में, हमने उसके साथ उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जरूर लिख के आनी है, क्योंकि हम जो बीएड में स्टडी कर रहे हैं वो हमने सारी चीजें अपनी एजुकेशन में ही अप्लाई करनी है, स्कूल्स में जाके ही हमने उस चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए हमें हर थ्योरी की क्या करनी है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जरूर लिख के आनी है। तो अब इस
इस थ्योरी के अंदर क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि कहाँ कहाँ पे हम एजुकेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि टीचर कहाँ कहाँ इस चीज को यूज करेगा, या फिर स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे इस चीज को यूज कर सकते हैं अपना टीचिंग लर्निंग उसको प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। अगर कोई भी टीचर अगर ये कैट वाला एक्सपेरिमेंट जाके अपनी क्लास में बताता है तो वो क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है ना स्टूडेंट्स को कि हाँ तुम भी वहां पे प्रैक्टिस करो, अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे तुम भी सक्सेस जरूर अचीव कर लोगे अपनी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग, हम क्या कर सकते हैं, और सेल्फ लर्निंग की हमें हो जाएगा कि हम खुद भी चीजों को लर्न कर सकते हैं अगर हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज की। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, स्टूडेंट्स के अंदर भी गुड हैबिट्स की डेवलपमेंट होगी, अगर वो अच्छी चीजें सीखेंगे तो अपने आप ही गुड हैबिट्स की भी डेवलपमेंट होगी। स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स की भी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स भी डेवलप होंगी अगर वो ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हमें कोई चीज आ जाती है ना तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं और हमारे अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, तो हमारी जो स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी अगर हम बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, लर्निंग बाय डूइंग, हमें पता चल जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या कहता है कि हमें पता चल जाएगा अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं ना तब हम ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, देखो मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को, सेल्फ लर्निंग हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, लर्निंग बाय डूइंग। This was all about this theory. Thank you so much for watching. I hope you all like my video. Please do like and subscribe my channel and also press the bell icon for more updates and for more videos.